5 सालों के पिछले पेपरों का एनालिसिस करके मैंने ये क्वेश्चन लिखे हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। उनके बारे में मैं आपको डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। पहला, कंसेप्ट ऑफ जेंडर। सेकंड इज इंपॉर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वलिटी। एंड 2019 में फर्स्ट क्वेश्चन था स्टीरियोटाइप्स। सेकंड था इशू ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। 2020 में नीड फॉर जेंडर स्टडीज। एंड सेकंड क्वेश्चन इज जेंडर इशू साइकोलॉजिकल परस्पेक्टिव। 2021 में पूछे गए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था कंसेप्ट फॉर जेंडर स्टडीज एंड सेकंड क्वेश्चन नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी। हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर जो कि बीएड एग्जाम में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस हमारे 2018 से लेकर के 2022 तक के हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कई बार लगातार देखने को मिलता है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर, इस पे आने से पहले मैं आपको ये जो पेपर है स्कूल जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी उसके बारे में बताना चाहूँगा। ये हमारा कोर्स 5 के अंतर्गत आता है जिसमें कि 40 नंबर के थ्योरी पूछे जाते हैं और 50 नंबर का टोटल ये पेपर होता है, 10 नंबर इंटरनल। इसमें जो टाइम दिया जाता है वो 1.5 घंटा का टाइम दिया जाता है। क्वेश्चन का पैटर्न इस पैटर्न पर आधारित होता है कि पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है और ये इसमें 2 क्वेश्चन शामिल रहते हैं, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना अनिवार्य है। उसके बाद यूनिट 1 में 2 क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें कि एक क्वेश्चन बनाना कंपलसरी है जो कि 16 मार्क्स में आता है। उसी तरह से यूनिट 2 भी है। तो कहीं ना कहीं टोटल जो क्वेश्चन है ये 3 क्वेश्चन हम लोगों को बनाना है, 3 क्वेश्चन, और जो कि 2 क्वेश्चन 16-16 नंबर के आते हैं और 2 क्वेश्चन 4-4 नंबर के। तो अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि 2018 में पूछा गया है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर कि कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर। तो कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर से आप क्या समझते हैं? तो सबसे पहले सवाल उठता है कि जेंडर से आप क्या समझते हैं और जेंडर शब्द की उत्पत्ति कब हुई, किसने सबसे पहले जेंडर शब्द को डिफाइन किया। तो सबसे पहले आइए उसके बारे में जान लेते हैं। माना जाता है कि 1955 में एक कॉन्ट्रोवर्शियल और इनोवेटिव सेक्सोलॉजिस्ट थे जॉन मनी। उन्होंने सबसे पहले जेंडर शब्द का बताया इसका क्या मीनिंग है और उसने इस शब्द को किस सेंस में बताया। तो ह्यूमन के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए इन्होंने इसका इस्तेमाल किया। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्क्राइब अ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद और अगर ब्रॉडर एरिया में इसे हम बात करें तो जेंडर रेफर टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वुमेन, मैन, गर्ल्स एंड बॉयज दैट आर सोशली कंस्ट्रक्टेड, जो समाज के द्वारा बनाया गया है। उसके बाद दिस इंक्लूड्स नॉर्म्स, behaviors and role associated with being a woman, man, girl or boys, as well as relationship with each other. As a social construct, gender varies from society to society and can change over time. तो ये जेंडर के बारे में कुछ बातें हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट, जो कि इस क्वेश्चन का मूल कॉन्सेप्ट है और इसी पे हमको आंसर लिखना है। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू जेंडर इज कॉल्ड जेंडर कॉन्सेप्ट। यहाँ पे कुछ नीचे जेंडर कॉन्सेप्ट दिए गए हैं जो जेंडर की अवधारणाओं को ब्रॉडर टर्म में बताता है, उसे हम कहते हैं जेंडर कॉन्सेप्ट। तो सबसे जो पहला चीज़ है वो है जेंडर बैलेंस। जेंडर बैलेंस का तात्पर्य यह है कि समाज में महिलाएं और पुरुष दोनों की भागीदारी रहती है। कभी कभी समाज में अनबैलेंस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब कभी ये देखने को मिलता है कि महिलाएं कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में जब चढ़ बढ़ के हिस्सा लेने लग जाती है या पुरुष जब किसी न किसी फील्ड में चढ़ बढ़ के हिस्सा लेने लग जाता है, तो उस स्थिति में कह सकते हैं कि जेंडर बैलेंस नहीं रह पाता है। तो इसको हटाने के लिए हमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन चाहिए मैन और वुमेन की, इसे कहते हैं जेंडर बैलेंस। उसी तरह से दूसरा जो हमारा टर्म है वो है जेंडर रोल। जेंडर रोल से क्या समझते हैं? तो समाज में हर एक को किसी न किसी के अकॉर्डिंग चलना रहता है, जो कि समाज के ही वो नॉर्म्स रहते हैं। जैसे कि कैसे बोलना है, किस तरह के कपड़े पहनने हैं, किस तरह से लोगों से बिहेव करना है, यह हमारे जो जेंडर है उसके आधार पर ही निर्धारित होती है। जैसे कि अगर कोई बॉयज़ है तो उसे कैसे समाज में रहना चाहिए, उसे एक गर्ल्स से कैसे बिहेव करना चाहिए, उसे महिलाओं से कैसे बिहेव करना चाहिए, उसे पुरुषों से कैसे बिहेव करना चाहिए, बूढ़े बुजुर्गों के साथ कैसे रहना चाहिए, ये सिखाता है जेंडर रोल्स। उसके बाद है जेंडर ब्लाइंडनेस। जेंडर ब्लाइंडनेस की अगर हम बात करें तो आप देखे होंगे कि समाज में कभी कभी ऐसा भी होता है कि पुरुषों को उस काम में ज़बरदस्ती धकेल दिया जाता है जो उसे पसंद ना हो। ये इसलिए क्योंकि वो पुरुष का काम है और पुरुष ही करेगा। तो इस आधार पर महिलाओं को भी वैसे कामों में करने को दे दिया जाता है जो वो कर नहीं सकती है, या कर तो सकती है लेकिन उसकी इच्छा नहीं है वो करने की, फिर भी उन्हें उनके जेंडर के बेसिस पे उन कामों में जिसे कहते हैं जेंडर ब्लाइंडनेस। उसके बाद आता है चौथा टर्म, वो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव। दिस इंक्लूड्स हरासमेंट, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सेक्स, यानी कि जेंडर के आधार पर, जेंडर आइडेंटिटी के आधार पर
किसी से डिस्क्रिमिनेशन करना, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। पांचवा हमारा टर्म है जेंडर स्टीरियोटाइप। इसे अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो जैसे कि स्टीरियोटाइप में हम ये कह सकते हैं कि ऐसा माना जाता है कि वुमेन जो है वो उनका कम डोमिनेंस होता है, वो देखभाल करने के लिए ही होती है, और मैन को ऐसा माना जाता है कि वो एनर्जेटिक होते हैं, वो कमज़ोर नहीं होना चाहिए। तो ये जो धारणाएं हैं इसे हम कहते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप। उसके बाद है जेंडर इक्विटी। जेंडर इक्विटी से क्या मतलब है, तो इसमें कहा गया है कि स्टेट ऑफ इक्वल ईज ऑफ एक्सेस टू रिसोर्स एंड अपॉर्चुनिटी रिगार्डलेस ऑफ जेंडर इंक्लूडिंग इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग। किसी भी समाज में जेंडर के आधार पर समानताएं होनी चाहिए, चाहे वो पार्टिसिपेशन में हो, डिसीजन मेकिंग में हो, इकोनॉमिक्स में हो, या फिर इस पॉलिटिक्स में हो। तो इससे हम समझ सकते हैं जेंडर इक्विटी क्या है। उसके बाद जेंडर एनालिसिस। जेंडर एनालिसिस जिसमें कि सूचनाएं उपलब्ध रहता है कि वुमेन किस किस फील्ड में काम कर रही है, मेन किस किस फील्ड में है, गर्ल्स कहाँ कहाँ पे हैं, बॉयज़ किस किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और उसके रोल क्या है वहाँ पे, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो इस टर्म को, जेंडर एनालिसिस को इन 3-4 चीज़ों से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद है जेंडर मेन स्ट्रीमिंग। इसकी अगर हम बात करें तो जेंडर मेन स्ट्रीमिंग क्या है, एक स्ट्रेटेजी है किसके लिए, तो इक्वालिटी को अचीव करने के लिए जो वुमेन और मेन के बीच में होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर कह सकते हैं कि एक महिला आयोग है, तो कई सालों से मांग की जा रही है कि पुरुषों के लिए भी एक पुरुष आयोग बने, ताकि पुरुष पे जो जुल्म हो रहा है उसे कम करने के लिए कहीं ना कहीं वो काम करें। तो जेंडर मेन स्ट्रीमिंग का सीधा साधा मतलब यह है कि ऐसी स्ट्रेटेजी को अपनाना ताकि मेन और वुमेन के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा इक्वालिटी लाने का प्रयास किया जाए। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।